मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री में चैप्टर 5 का आखिरी भाग पढ़ेंगे। पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको अल बरूनी और इब्न बतूता के विषय में बताया था। आज मैं आपसे फ्रांसवा बर्नियर की चर्चा करूंगी। फ्रांसवा बर्नियर आज हमारे स्टडी का टॉपिक है और हम लोग इनके बारे में जानेंगे। बच्चों, कॉपी और बुक्स निकाल लीजिए और जो जो बातें मैं इंपॉर्टेंट बताती जाऊं आप लोग उसे नोट करते जाइए। ओके जी मैम। बच्चों, अभी तक आपने ये देखा कि अरब देशों से ही यात्री हमारे देश में आए थे, लेकिन 1500 ईस्वी के बाद भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन शुरू हो गया। उसमें सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, इस तरह करके कई व्यापारी हमारे देश में आए और उनके साथ साथ कुछ ऐसे व्यक्ति भी आए जो सिर्फ यात्रा के पर्पज से ही भारत में आए थे। उनमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था फ्रांसवा बर्नियर, जिनका हम आज अपने टॉपिक में चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, वो फ्रांसवा बर्नियर के आने से पहले कुछ और भी लोग आए थे जो मैं आपको बताना जा रही हूँ। बच्चों, ये चित्र देखिए, ये दुआर्ते बारबोसा का है और ये बहुत ही प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक थे। ये लगभग 1560 ईस्वी के आसपास भारत आए थे और इन्होंने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था और उस समय विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेवराय का शासन था। बारबोसा कृष्णदेवराय के शासन से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में राजा कृष्णदेवराय के शासन प्रशासन की बहुत तारीफ की थी। इसके अलावा 1600 ईस्वी के बाद भारत में यात्रियों की संख्या बढ़ गई थी। इसमें से एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी जौहरी थे जिनका नाम था जियो बैप्टिस्ट टैवर्नियर। इन्होंने भारत की यात्रा 6 बार की और भारत के व्यापारिक स्थिति और वहाँ के शासन प्रशासन की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। आप इनके बारे में इस चित्र के माध्यम से भी जान सकते हैं। बच्चों, ये चित्र टैवर्नियर का है और इन्होंने भारत में लगभग 6 बार यात्रा की और भारत की व्यवस्था से ये बहुत ही प्रभावित थे। इसके अलावा भी कुछ यात्री ऐसे थे जो भारत आने के बाद यूरोप वापस ही नहीं गए। उसमें एक इटालवी चिकित्सक थे जिन्हें मनुची के नाम से जाना जाता है, वो भारत में ही रह गए थे। इस तरह से देखा जाए बच्चों तो तमाम यूरोपीय यात्रियों का आगमन भारत में होता रहा और उसी के क्रम में फ्रांसवा बर्नियर भी हमारे देश में आए। आइए अब हम फ्रांसवा बर्नियर के विषय में पढ़ते हैं। बच्चों, ये पिक्चर फ्रांसवा बर्नियर की है। जैसा कि इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रांस के निवासी थे और वह मुगल काल में अवसरों की तलाश में लगभग 1656 ईस्वी के आसपास भारत आए थे। फ्रांसवा बर्नियर यह एक इतिहासकार, दार्शनिक, चिकित्सक एवं राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। यह जब भारत आया था उस समय भारत में मुगलों का शासन चल रहा था। ये लगभग 1656 से 1668 1656 से 1668 ईस्वी तक भारत में लगभग कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 वर्षों तक रहा था और उस दौरान इसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और कई चीज़ों का उसने अपनी पुस्तक में वर्णन किया और हर बात की तुलना यूरोप के जो स्थिति थी उससे किया करता था। अभी हम इसके बारे में आगे आप लोगों से बताएंगे कि क्या क्या परिस्थितियां थीं और कुछ कुछ बातों का हमारे इतिहासकारों ने विरोध भी किया है। बर्नियर पहले मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के दरबार में चिकित्सक के रूप में रहा और काफ़ी इसने प्रसिद्धि भी पाई थी और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में
रहे। और इन दोनों ही स्थितियों में बर्नियर ने मुग़ल शासन का बहुत अच्छे से वर्णन किया है और जिन जिन चीज़ों का उसने अनुभव किया है उसका पूरी सत्यता के साथ अपनी पुस्तक में लिखा भी है और इतिहासकार इस बात को सत्य भी मानते हैं। बर्नियर ने भारत के कई भागों की यात्रा की और जो भी देखा उसने एक पुस्तक लिखी। उसकी पुस्तक का नाम है ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। फिर से सुनिए, ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। और इस पुस्तक में उसने मुग़ल काल के इतिहास को वैश्विक रूप में दर्शाया है। और जब उसने ये अपनी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को उसने फ्रांस के राजा लुई 16वें को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। यहाँ पर बर्नियर ने भारत की तुलना हर बार यूरोप से की है। बर्नियर का वृत्तांत यूरोप के कई देशों में बहुत प्रसिद्ध हुआ और लगभग 1670 और 1725 के बीच फ्रांस में 8 बार पुनर्मुद्रित मीन्स रिप्रिंट हुआ और 1684 ईस्वी तक 3 बार इंग्लिश में रिप्रिंट हुआ था। और इस समय इतना ही फेमस हो गई थी बुक। यह लगभग ये माना जाता है कि इतालवी, जर्मन एवं डच भाषाओं में भी अनुवादित हुई थी और एक विश्वविख्यात पुस्तक के रूप में इसकी चर्चा उस समय चल रही थी, क्योंकि उसने भारत के संबंध में जो भी वर्णन थे वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसने भारत को यूरोपीय देशों से निम्न ही दिखाया था। बच्चों, अब हम बर्नियर की उस पुस्तक में जो उसने अपने भारत की यात्रा के दौरान लिखा था, ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, उसमें ये जानेंगे कि उसने भारत के विषय में क्या लिखा था। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा कि अलबरूनी ने या इब्न बतूता ने भारत का चित्रण किया था, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। बर्नियर ने भी अपनी पुस्तक में भारत के विषय में लिखा था। उसने भारत का चित्रण द्विविपरीतता के सिद्धांत पर किया है। द्विविपरीतता क्या है? जहाँ पर भारत को यूरोप के अन्य देशों के समकक्ष न रखकर उन्हें उनसे नीचे स्तर पर रखा गया है। यानी उसने ये बताया कि भारत की स्थिति जो है यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही निम्न स्तर की है और भारत को एक पिछड़ा हुआ देश के रूप में उसने प्रस्तुत किया है अपनी पुस्तक में। आइए सबसे पहले हम भारत के आर्थिक दशा का जिक्र करते हैं। उसने भारत की आर्थिक दशा का वर्णन करते हुए भूमि स्वामित्व पर अपनी पुस्तक में लिखा है कि मुग़ल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी होता था और वह अपनी जो भूमि होती थी अपने अमीरों के बीच, जो उसके मंत्री या जो राज दरबारी होते थे उनके बीच राजस्व प्राप्ति के लिए भूमि का बंटवारा कर दिया करता था। इससे जो है भूमि एक तरीके से राजा की ही संपत्ति मानी गई थी और उस पर जनता का कोई अधिकार नहीं था। जो भूमिधारक थे वो अपनी भूमि अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि उस समय भूमि पर राजा का अधिकार था और इसका सीधा असर ये पड़ा कि जब भूमि पर उनका स्वामित्व नहीं था तो वो भूमि के उपजाऊ शक्ति पर भी कोई ध्यान नहीं दिया करते थे। और जब भूमि उपजाऊ नहीं होगी तो उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी और कृषि पर उसका असर साफ साफ देखने को मिलेगा। बर्नियर ने इसी व्यवस्था का अपनी किताब में वर्णन किया है और भूस्वामित्व की व्यवस्था की आलोचना भी की है। बर्नियर ने भारत की गरीबी का भी जिक्र किया है। उसने बताया है कि उस समय केवल 2 ही वर्ग थे, एक अमीर शासक वर्ग और दूसरा गरीब प्रजा का, और जो मध्यम वर्ग था उसका अस्तित्व ही नहीं था। उसने अपनी पुस्तक में कहीं पर भी मध्यम वर्ग का जिक्र ही नहीं किया है। उसका बस यही मानना था कि यही 2 वर्ग थे और जिसमें गरीब वर्ग की स्थिति बहुत ही खराब थी। बर्नियर ने मुग़ल शासकों को क्रूर और भिखारियों का राजा कहा था। उसका ये मानना था कि इनके शहर और नगर खराब हवा से दूषित थे और इनके खेत झाड़ीदार
और घातक दलदल से भरे हुए थे, जिसके लिए इन्होंने भूस्वामित्व को ही दोषी बताया था। लेकिन बच्चों, भारतीय इतिहासकारों ने बर्नियर की इस बात की आलोचना की और उन्होंने कहा कि जितने भी सरकारी मुगल दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उनमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि भूमि जो है राजा की संपत्ति होती थी, बल्कि अकबर के एक दरबारी इतिहासकार हैं अबुल फजल, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने अपने विवरण में बताया है कि भू राजस्व राजत्व का पारिश्रमिक है और ये शासक द्वारा अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए लिया जाता था, न कि भूमि पर लगान के रूप में। जहाँ तक लगान की बात है बच्चों, ऐसा प्रतीत होता है कि यूरोपीय यात्रियों ने भू राजस्व को ही लगान समझ लिया था, जबकि देखा जाए तो यह वास्तव में न लगान था न ही भूमि कर, एक तरीके से भू उपज, जितनी उपज होती थी उस पर लगने वाला कर था, जो उपज का लगभग 6वां हिस्सा वसूला जाता था उस समय। तो बर्नियर की इस तरह से ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। अगला वर्णन उसने मुगल कालीन शिल्पकारों के विषय में किया था। उसका ये मानना था कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का ज़्यादा से ज़्यादा जो भाग होता था राज्य द्वारा कर के रूप में ले लिया जाता था, जिससे उनको कोई लाभ नहीं होता था और इसका उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था। लेकिन इसके साथ ही साथ उसने ये भी बताया है बर्नियर ने कि बहुमूल्य धातुएं भारत में उस समय बहुत आती थी और पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के बदले जो है निर्यात भी होता था भारत में। तो बच्चों, ये दो विरोधाभास वाली बातें बर्नियर ने की हैं कि शिल्पकारों को प्रोत्साहन नहीं मिलता था और दूसरी तरफ ये बताता है कि भारत में व्यापार होता था और सोने और चांदी का निर्यात होता था। तो इसका इतिहासकारों ने बहुत खंडन किया है और ये बताया है कि सोने और चांदी के बदले जो निर्यात होता था ये हमारे समृद्ध व्यापार का उदाहरण है, न कि हमारी आर्थिक स्थिति का। जो बर्नियर ने मजाक बनाया है ये सरासर गलत है। शिल्पकारों के इस संबंध में बर्नियर ने राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का भी वर्णन किया है और संभवतः वह पहला ऐसा इतिहासकार था जिसने राजकीय कारखाने की चर्चा की है। उसने बताया है कि कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं, और इससे पता चलता है कि उस समय मुगल अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित थी और शिल्पकार जो है तरह तरह के कलाओं में निपुण थे और राज्य की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उनके शिल्पकला को प्रोत्साहित किया जाता था। अगला टॉपिक है हमारा नगर जीवन। नगर जीवन मीन्स मुगल कालीन शासन व्यवस्था में जो शहर थे वहाँ पर जनजीवन कैसा था। बर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था और जो इसने परसेंटेज बताए हैं बच्चों, ये उस समय की पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या से अधिक था। इस तरह से देखा जाए तो भारत में नगरीकरण ज़्यादा विकसित था। और उसने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर का नाम दिया। शिविर नगर क्या होते थे? उसने ये बताया था कि जब राजकीय दरबार के आगमन से ये अस्तित्व में आते थे और उनके जाने के बाद नष्ट हो जाते थे। एक तरीके से कैंप के रूप में उसने बताया कि ऐसे शहरों का अस्तित्व था और ये राजकीय संरक्षण पर निर्भर रहते हैं। इसके साथ ही बर्नियर व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, उत्पादन केंद्र आदि कई प्रकार के नगरों का चर्चा अपनी पुस्तक में किया है। उसने बताया कि व्यापारी अपनी जाति तथा व्यवसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे और पश्चिमी भारत में ऐसे समूह को महाजन और उनके मुखिया को सेठ कहा गया था। ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी भारत में ऐसे समूह को महाजन और उनके मुखिया को सेठ कहा गया था। और जो ये उस व्यावसायिक वर्ग में कौन कौन आते थे? चिकित्सक थे, उसमें अध्यापक थे, अधिवक्ता मीन्स वकील, चित्रकार, संगीतकार, लेखक आदि थे, जिनमें से कुछ को तो राजकीय प्रश्रय प्राप्त था और कुछ ऐसे भी लोग थे जो सेवा करके अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। और अहमदाबाद में जैसे शहर में महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व नगर सेठ द्वारा होता था। इसको भी ध्यान रखिएगा, मुखिया, सेठ और नगर सेठ, ये 2-3 बातें आपको
समझ में आई होंगी उस समय। और ये जो नगर सेठ होता था ये व्यापारिक समुदाय का मुखिया हुआ करता था। महिलाओं की स्थिति। बच्चों, आप जानते हैं किसी भी समाज के विकास के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, यानी उनका विकास किस प्रकार था। तो बर्नियर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वहाँ उस समय सती प्रथा प्रचलित थी, जिसमें से कुछ स्त्रियां जो हैं खुशी खुशी इस काम को करती थी और कुछ स्त्रियों से ज़बरदस्ती करवाया जाता था। और स्त्रियां जो हैं उस समय काफ़ी प्रगतिशील थी, वो आर्थिक गतिविधियों में भाग लिया करती थी, व्यापार आदि में भी भाग लिया करती थी, पुरुषों के पूरे सहयोग में काम किया करती थी। और जो उच्च वर्ग की स्त्रियां थी उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। इस तरह से देखा जाए तो मुगल कालीन व्यवस्था में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। अब बर्नियर ने अपने विवरण में जो भी तथ्य दिया है या जो भी बताया है वो उसकी आंखों देखी घटनाओं पर आधारित था, तो उसकी विश्वसनीयता पर संदेह कम ही है। और उसने मुगल काल में जितनी भी घटनाएं घटी उनका भी जिक्र अपनी पुस्तक में किया है। जैसे शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, औरंगजेब द्वारा शाहजहां को कैद किया जाना, विदेशियों का मुगल दरबार में आना। उस समय बहुत से विदेशी भारत में आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी लगभग 1600 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद तमाम यूरोपीय व्यापारी भारत में आए। शिवाजी के द्वारा सूरत लूट का वर्णन मिलता है। छत्रपति शिवाजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उस समय उनका भी महाराष्ट्र में शासन था और वो औरंगजेब के शासनकाल में मराठा साम्राज्य की कमान संभाले हुए थे। बर्नियर ने मुगल शासक औरंगजेब की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। उसने कहा कि औरंगजेब ने शासन व्यवस्था का संचालन तो बहुत ही सुचारू रूप से किया था, लेकिन वह धार्मिक क्षेत्र में असहिष्णु व्यक्ति था। उसने हिंदू समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के बारे में भी अपने पुस्तकों में लिखा है। और इसके अलावा उसने दारा शिकोह के बारे में व्यापक रूप से विवरण दिया है, क्योंकि वह उसके संरक्षण में मुगल दरबार में सुरक्षित था। और राज सिंहासन प्राप्ति के लिए जो खूनी संघर्ष हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उसका भी विवरण बर्नियर ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से किया है। इस तरह से देखा जाए बच्चों तो उसने जो भी देखा उसने अपनी पुस्तक में लिखा पढ़ा ही। और हम और आप अगर मुगल कालीन इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। पुस्तक के अंतिम अध्याय में मुगल कालीन आर्थिक स्थिति का भी उसने उल्लेख किया है तथा राजस्व से प्राप्त होने वाली जो आय होती थी उसका भी विवरण है। वह मुगल शासकों एवं सेना के साथ युद्ध में भाग भी लिया करता था और युद्ध के दौरान जो भी घटनाएं होती थी उन सभी घटनाओं का विवरण उसने अपनी पुस्तक में किया हुआ है। और उसकी यात्रा वृत्तांत बहुत ही प्रसिद्ध है। इस तरह से बच्चों बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में मुगल कालीन शासन व्यवस्था का बहुत ही बखूबी से वर्णन किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया भी होगा। इसी के तहत एक कड़ी और है कि बर्नियर के जो यात्रा वृत्तांत था उसका उस समय के कुछ अन्य विचारकों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। उसमें एक प्रसिद्ध नाम है मॉन्टेस्क्यू का। इन्होंने बर्नियर के वृत्तांतों का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत विकसित करने में किया, जिसमें क्या होता था कि एशिया में शासक अपनी प्रजा पर संपूर्ण आधिपत्य रखते थे और यही सिद्धांत जो है प्राच्य निरंकुशवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। दूसरा है कि कार्ल मार्क्स, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े समाजशास्त्री और दार्शनिक भी हैं। इन्होंने एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत को विकसित किया, जिसके अनुसार भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पूर्व कृषि अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक बड़ी संख्या में स्वायत्त ग्रामीण समुदाय का समाज विकसित हुआ, जिन पर राज्य का नियंत्रण होता था। एक तरीके से जो ग्रामीण समाज की स्थिति थी वो पहले से बेहतर होती गई थी। इस तरह से बच्चों हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और आज आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से अल-बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के विषय में सुना और समझा भी होगा और संभवतः कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और एक लाइन और मैं आपको बता दूं कि जितने भी यात्री वृत्तांत हम लोग को पढ़ने को मिले उसमें पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी हमारे सामने प्रस्तुत हुई और इन वृत्तांतों से हमें बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी भी प्राप्त हुई। लेकिन जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त हुई ये हमारा और आपका ये कर्तव्य बनता है कि इतिहास के उन पन्नों पर हम
स्वयं भी विचार करें और अपने देश काल की परिस्थिति के अनुसार ही उन तथ्यों पर विश्वास करें। जी मैम, सारे तीनों यात्रियों के यात्रा वृत्तांत को जानने के साथ साथ हम लोगों ने उनके देशों के बारे में भी जाना कि वो लोग कहाँ से आए थे और उनके देश की संस्कृति कैसी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू बच्चों, आप लोग को लेसन समझ में आया। आपका ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे और अगले चैप्टर के साथ। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पर फोकस करिए और समय का अच्छे से सदुपयोग करिए। थैंक यू, बाय बाय।